हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त एकदम खुशहाल होंगे, है ना? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जो है कि कह सकते हैं कि मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग जो पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़े थे, उन पर चर्चाएँ हो जाती है। और हम लोग का बिंदु कौन-सा चल रहा है, उस पर चर्चा हो जाता है ना? तो हम लोग का जो बिंदु चल रहा है, वो संज्ञा वाली, है ना? संज्ञा के बिंदु को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सब हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ और कुछ पर आज वार्ता होगी, है ना? कुछ पर आज वार्ता होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहले तो हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, है ना? पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया जाता है कि जब आपसे पूछा जाए कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? तो आप कहेंगे दो। आपका आंसर दो ही होगा। विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर जब भी शब्द के भेद पूछे जाएं, तो हमेशा आपका उत्तर होना चाहिए दो। वो कौन कौन से? यदि नाम उनके पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे विकारी शब्द और दूसरा बताएंगे अविकारी शब्द, है कि नहीं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहा जाता है और अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? जब इनकी डिफिनेशन पूछी जाए तो क्या बताएंगे? तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप सिंपल परिभाषा उसकी बता सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। परिवर्तन शब्द का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, है ना? विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? तो चार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये ऐसे चार भेद हैं इसके कि जिनके उदाहरण में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन कुछ न कुछ होता है। इनके सभी उदाहरण जो कह सकते हैं कि जितने भी शब्द इनके उदाहरण में आते हैं उन सभी शब्दों में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर कहीं न कहीं परिवर्तन जरूर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आ जाती है परिभाषा अविकारी की, कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि जहां पर या जिन शब्दों में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके भी चार भेद होते हैं। चार भेद के नाम क्या क्या है? चार भेदों के नाम क्या क्या है? तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक के बाद के ये विस्मयादि बोधक, है ना? समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम बताए थे कि अव्यय क्यों कहा जाता है। ये जो चार भेद होते हैं इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है? इन चारों भेदों के पीछे जो है अव्यय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अव्यय किसे कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जिनका खंडन न किया जा सके, ऐसे शब्द जिनका खंडन न किया जा सके वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है? तो ये जो 8 भेद हैं हम लोग सारणी के हिसाब से या फिर पैराग्राफ के हिसाब से देख चुके हैं। उसमें से एक टॉपिक हम लोग की चल रही थी जिसका नाम था संज्ञा। संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे। संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इन पर भी वार्ता हो चुकी है। इन पर भी वार्ता हो चुकी है। हो चुकी है कि नहीं? कहेंगे हाँ हो चुकी है। कि संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ भी हम बता चुके हैं, इसे नाम भी कहा जाता है ना? इसका अर्थ नाम होता है। और संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान, या फिर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान एवं गुण आदि के भाव का बोध कराने वाले शब्दों को ही तो संज्ञा कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। एक लाइन की परिभाषा। परिभाषा जल्दी पूछी नहीं जाती है, और पूछी भी जाती है तो बस एक लाइन की परिभाषा पूछी जाती है। इसके कितने भेद हम लोग पढ़ चुके हैं? तो इसके भेद हम लोग पढ़ चुके हैं 5। इसके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। हम बताए थे कि कई जो व्याकरण ज्ञाता हैं इसके भेदों को लेकर एक मत नहीं रहते हैं। कोई 3 बताता है तो कोई 5 बताता है, कोई 2 बताता है ना। तो कहीं न कहीं हम लोग आयोग के अनुसार चले थे कि आयोग किसको सही मानता है, और आयोग के अनुसार यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो प्राथमिकता किसको देता है। तो कहीं न कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के 5 भेदों को प्राथमिकता देता है। संज्ञा के 5 भेदों को प्राथमिकता देता है। अब 5 भेद कौन-कौन से थे इसके? 5 भेद कौन-कौन से थे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन्हीं पर हमको वार्ता करनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इन्हीं 5 भेदों पर हमको वार्ता करना है ना। चलिए तो आज के वीडियो में देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, और फटाफट इसे लिख लीजिए और चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लिया जाए। इन 5 भेदों में से एक भेद को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। इसके उदाहरण को भी देख चुके हैं। बचे 4 भेद। 4 भेदों को आज के वीडियो में खत्म करेंगे, है ना। कोशिश यही रहेगी कि चारों भेद जो है खत्म हो जाए। तो चलिए देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग कैसे किस प्रकार से परिभाषित किए थे और इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कैसे पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है ना। बहुत ही आसान है। जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर रहना चाहिए कि जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विशेष, पहले लगा दीजिए, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराया जाए, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब विशेष शब्द का प्रयोग किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बाहर निकलकर आती है ना। वो भी बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कि हम विशेष हैं। बताया था कि 4 लोग बैठे हैं, चारों के नाम अलग अलग हैं, और इन चारों में से किसी एक को आप पुकारते हैं उसका नाम लेकर, तो वो कहीं न कहीं चारों में विशेष हुआ कि नहीं, और वो समझ भी जाता है कि किसको बुलाया जा रहा है। वो समझ भी जाता है कि नाम किसका लिया गया है और किसे पुकारा जा रहा है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि वो विशेष हुआ, उस ग्रुप में वो विशेष हो गया। अर्थात यदि संज्ञा की बात की जाएगी तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी कि नहीं। तो कहीं न कहीं इसके उदाहरण हम लोग यही पढ़े थे कि किसी का नाम राम, मोती, ठीक है। वस्तु का नाम में हम लोग पढ़े थे, वस्तु के नाम में जैसे किसी पेन या किसी मार्कर, ठीक है। किसी वस्तु के यदि नाम को ले लिया जाता है तो वो विशेष हो जाएगी उस वस्तु में, तो उसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि किताब है तो किताबों में कई प्रकार की किताबें होती हैं, और किताबों के यदि हम नाम रख देते हैं तो कहीं न कहीं वो विशेष हो जाती है, हमको खोजना आसान हो जाता है। तो उसमें यदि संज्ञा पूछी जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किताबों के नामों को हम लोग लिखे थे कुछ, जैसे रामचरितमानस, रामायण, है ना। रामचरितमानस, रामायण, कुरान, यही सब पढ़े थे हम लोग, यही सब पढ़े थे। तो वस्तु के नाम हो गए। अब पेन का नाम यदि ले लिया जाए, पेन यदि कलम कहा जा रहा है तो कलम में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है। कलम के यदि नाम ले लिए जाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाती है। खोपड़ी में सेट कर लीजिएगा और डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।
स्थान के नामों की बात की जाए तो स्थानों के नाम की बात जब भी की जाए तो स्थान तो इस धरती पर बहुत हैं, लेकिन यदि उस स्थान का नाम ले लिया जाए जहाँ पर हमें जाना है तो वो हमारे लिए विशेष हो जाता है, और उसमें यदि संज्ञा पूछी जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बताइए, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यदि हमको मार्केट जाना है तो हमारे ज़िले में कितने मार्केट हैं हमको पता ही नहीं, लेकिन हमें किस मार्केट में जाना है यदि उसका हम नाम लेकर बता दें अपने मित्र से कि हम उस मार्केट में जा रहे हैं तो उसको भी पता चल जाएगा कि आप जा कहाँ रहे हो, है कि नहीं? तो उसमें यदि पूछा जाए उस मार्केट शब्द में कि कौन सी संज्ञा है तो आप ही बताइएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोंगरिया मार्केट है, ठीक है, बोंगरिया मार्केट है तो बोंगरिया स्पेशल हो गया। खरियानी भी मार्केट है, रासेपुर भी मार्केट है, चिड़िया कोट भी मार्केट है ना? आजमगढ़ शहर है, वो भी तो स्थान है। और अपना देश है, अपने देश का नाम भी ले लेते हैं, वो भी स्थान है। देशों के समूह में देखा जाए तो अपना जो देश है उसका भी तो कोई न कोई स्थान है। तो देशों के नाम, महीनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समुद्रों के नाम, यानी सभी प्लेस, वस्तु और कह सकते हो कि व्यक्तियों के नाम यदि ले लिए जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए, अब जो है कि वार्ता बहुत हो चुकी, हमें उम्मीद है कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। चलिए, तो आज नेक्स्ट भेद पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट भेद पर चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा, जाति शब्द से ही पता चल जा रहा है कि ये किसका बोध कराएगी, ये किसका बोध कराएगी। चलिए कोई बात नहीं, परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा बड़ी सरल है इसकी कि जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु की जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये है इसकी परिभाषा जातिवाचक संज्ञा की। ऐसे भी इसको कह सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के जातियों का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा अपने से भी बना सकते हैं, बहुत ही सरल है, बस समझ के पढ़िए, इनके उदाहरणों को समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे संज्ञा, ठीक है? चलिए इनके जो है उदाहरण को देख लिया जाता है। इनके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जातियों का बोध कराया जा रहा है ना, जातियों का बोध कराया जा रहा है, तो हमको और आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में अलग क्या था। उसमें जाति के लोगों के नाम रख दिए जाते, और इसमें क्या होगा कि उस जाति को ही रख दिया जाएगा, ठीक है, उस जाति को ही रख दिया जाएगा। जैसे में हम लोग ले लेते हैं लड़का, लड़की, अंतर समझिएगा। लड़का लड़की, जैसे हम 4 लोगों का ग्रुप बनाए थे,
उसमें 3 लड़के थे, 1 लड़की थी, है ना? 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। अब चारों लोगों में से हम चारों लोगों का नाम रखा गया था और चारों लोगों में से किसी एक को नाम लेकर बुलाया गया, तो वो अपने आप को विशेष समझा चारों लोगों में, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चली गई। अब जब कह दिया जाए कि लड़कों का समूह है या वहाँ कई सारे लड़के हैं, वहाँ कई सारी लड़कियां बैठी हैं, तो जहाँ पर लड़का और लड़की देकर पूछा जा रहा है, लड़का और लड़की देकर पूछा जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं अपनी जाति का ही तो बोध करा रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपने जाति का ही तो बोध करा रहे हैं। लड़का यानी कई सारे लड़के हैं, इसमें जो है कि वो कोई विशेष नहीं है, सभी पूरे जातियों का बोध कराया जा रहा है कि नहीं? तो लड़का, लड़की, गाय, बकरी, भैंस, गाय, बकरी, भैंस, गाय, बकरी, भैंस, जैसे हम लोग पुस्तक पढ़े थे, ये तो हो गए। वस्तुओं में जैसे हम लोग पुस्तक पढ़े थे, पुस्तक पढ़े थे ना, पुस्तकों के नाम पढ़े थे, तो पुस्तकों के नाम हम लोग जब पढ़े थे तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब पुस्तक कह दिए तो कौन सी संज्ञा? ये पुस्तक अपनी जाति का बोध करा दी है। इसमें कुरान की भी किताब आ सकती है और जो है कि ये रामायण और रामचरितमानस भी आ सकते हैं, महाभारत भी आ सकता है ना? तो पुस्तक में और किताब दोनों शब्दों में यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। कलम, कुर्सी, कलम, कुर्सी, मेज, ठीक है, कलम, कुर्सी, मेज आदि शब्द जो है कि जातिवाचक संज्ञा में ही जाएंगे। स्थानों के नाम में देख लीजिएगा, स्थानों के नाम में यदि आप देखेंगे तो जैसे हम बोंगरिया और आजमगढ़, चिड़ियाकोट, रासेपुर का नाम लिए थे, तो सभी तो बाजार और शहर में ही तो आ रहे थे। बोंगरिया बाजार में आ रहा था, रासेपुर बाजार में आ रहा था, चिड़ियाकोट बाजार में आ रहा था, आजमगढ़ शहर में आ रहा था, शहर में आ रहा था, है कि नहीं? तो स्थानों के नाम यानी गांव, गांव, नगर, शहर, बाजार, गांव, नगर, शहर, बाजार, जिला, जिला, राज्य, देश, ये सभी स्थान में आ जाएंगे। स्थान में आ जाएंगे कि नहीं? कहेंगे हाँ आ जाएंगे। जैसे में इनके और उदाहरण को देख लिया जाए, जैसे में आ जाएंगे आपके पशु, पक्षी, पहाड़, पशु, पक्षी, पशु, पक्षी, पर्वतों के नाम हम लिए थे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ या पर्वत हम कह दिए तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहाड़ और पर्वत कह दिए तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे जज, व्यवसायों के नाम ले लीजिएगा, जज, वकील, प्रोफेसर, जज, वकील, प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक है, राष्ट्रपति, 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 है ना? और आ जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे आपके किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। आ जाएंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ आ जाएंगे। बताइए बात समझ में आए कि नहीं? जहां कहीं भी, जहां कहीं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, यदि वो अपने जाति का बोध करा रहे तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा। यदि उनके नाम ले लिए गए हैं विशेष रूप से तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहां पर कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत है ना, पर्वत, पर्वत यदि शब्द कहा जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा। यदि पर्वत का नाम ले लिया गया, किसी पर्वत का नाम ले लीजिए, किसी भी पर्वत का, जैसे नंदा देवी पर्वत, है ना, और जैसे कह सकते हैं कि महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, नाम ले रहे हैं ना, विशेष हो रहा है कि नहीं? पर्वतों में कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी कि नहीं? तो कहेंगे हाँ
स्पष्ट रूप से होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे देखा जाता है कि कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग। तो अब जातिवाचक के बाद हम लोग समूहवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो तीन भेद हम बताए थे, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, तो जातिवाचक के ही अंतर्गत दो भेद आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है, फिर भी हम लोग अलग अलग प्रचलित होने के कारण पढ़ते हैं, तो आज भी पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा तो अपने आप बना ही सकते हैं। समूह, समूह का बोध कराएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का जहां पर बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। लिख लीजिए फटाफट। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, ऐसे न लिखिए बल्कि ऐसे लिख लीजिएगा कि जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान, या स्थान नहीं कहिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के, वस्तु के, वस्तु के समूहों का बोध होता है, 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 उन्हें समूहवाचक, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी बोला जाता है, समुदायवाचक संज्ञा। नाम यदि लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, समुदायवाचक संज्ञा भी इसी को बोला जाता है, समुदाय। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। इसके उदाहरण को देख लिया जाता है, इसके उदाहरण को देख लिया जाता है। समूह का, ऐसे कितने शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, है ना, ऐसे कितने शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, थोड़ा उनको भी देख लिया जाता है। तो जैसे हम यदि कह दिए पुलिस, पुलिस, पुलिस अपने कह सकते हैं कि समुदाय का बोध कराती है कि नहीं। पुलिस में जो है कि सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाते हैं ना। तो जहां पर समूह का, जैसे दल हुआ, झुंड हुआ, आर्मी हो गई, ये लोग जो हैं अपने समूहों का ही तो बोध कराते हैं, ये लोग जो हैं अपने समूह का बोध कराते हैं। तो कहीं न कहीं जो है कि इसमें भी तो समूहवाचक संज्ञा होगी कि नहीं। तो ऐसे ही उदाहरण को लिख लीजिए फटाफट। जैसे पुलिस, आर्मी, पुलिस, आर्मी, दल, वर्ग, झुंड, दल, वर्ग, झुंड, भीड़। ठीक है, भीड़, समिति, टीम, आर्मी को कहीं न कहीं सेना, ठीक है, शब्द से भी प्रदर्शित किया जाता है ना। तो टीम, समारोह, समारोह, घौंध,
घौंद किसे बोला जाता है? घौंद किसे बोला जाता है? तो घौंद जो होता है, जैसे दर्जन, दर्जन का नाम सुने होंगे, जिसे अंग्रेजी में डजन बोला जाता है ना। तो दर्जन जो होता है ये भी समूह का बोध कराता है। वैसे ही घौंद भी किसी न किसी का जो है बोध कराता है। तो घौंद किसे कहा जाता है आप लोग पता कर लीजिएगा, है ना, आप लोग पता कर लीजिएगा। घौंद, दर्जन, ठीक है, घौंद, दर्जन आदि शब्द लिख लीजिए। इतने तो बहुत है उदाहरण, इतने तो बहुत है, और यदि आपको मिलता है तो और इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा में ज्यादा वार्ता करने की जरूरत नहीं है। जहां पर समूहों का बोध होता है जिन संज्ञा शब्दों से, उन्हें ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा इसको समझ लीजिए। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? जब आपको पता रहेगा तभी तो, कि सेना जो होती है समूह का बोध कराती है। यदि आपको पता चल जाए सेना है कहीं व्यक्तिवाचक में है कि जातिवाचक में है, तो कहीं न कहीं मिस्टेक कर जाएंगे, कहीं न कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अच्छे से यदि आप पढ़े रहते हैं तो आराम से बता सकते हैं। तो सेना शब्द में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे समूहवाचक संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा को हेडिंग डाल लीजिएगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा भेद है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग? तो कहेंगे जिन शब्दों से किसी धातु या जिन शब्दों से ऐसे लिखिए, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से द्रव्यवाचक है ना, साइंस में पढ़ते होंगे द्रव्य, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वही द्रव्य इधर भी है, वही द्रव्य शब्द इधर भी है। तो कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा पहले परिभाषा को, कि जिन संज्ञा शब्दों से या जिन शब्दों से किसी धातु, किसी धातु या द्रव्य का, द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य का बोध होता है, या द्रव का, लिख लीजिएगा द्रव का। द्रव लिखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में केवल आएगा, द्रव्य लिखेंगे तो तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी, है ना। द्रव्य जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य आदि का, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए अभी समझा रहे हैं आपको, टेंशन न लीजिए। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्रव्य शब्द आप देखकर जो है कि आपको लग रहा होगा कि परिभाषा जो है कि अच्छी नहीं लग रही है या बैठ नहीं रहा है ना। तो धातु अलग हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगा, और जो है कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। यानी द्रव्य शब्द का इसलिए हम प्रयोग किए हैं क्योंकि द्रव्य शब्द में तीन अवस्थाएं छिपी हुई थी, तीन अवस्थाएं छिपी हुई थी, और हमको पढ़ना है संज्ञा। तो संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीन अवस्थाएं इधर दी गई है, यानी इन तीन फॉर्म में जो भी मतलब उदाहरण आते हैं, जो भी शब्द होते हैं, वो सभी प्लस उसके साथ धातुओं के नाम,
यानी धातुएं जितनी भी रहती हैं, ठीक है, वो सभी किसमें आ जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। चलिए अब इनके जो है कि पहले उदाहरण को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे भी इनको जो है कि आप कह सकते हो कि जहां पर माप तौल की भी बातें की जाए, जहां पर माप तौल की भी बातें की जाए, माप तौल, जहां पर माप तौल की भी बातें की जाए वहां पर भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना। ठोस, द्रव, गैस के सभी उदाहरण द्रव्यवाचक में, मापतौल वाली चीजें और धातुओं के जो नाम होते हैं या जो भी धातु होते हैं वो सभी द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। चलिए देख लीजिएगा उदाहरण को, उदाहरण को देख लीजिए। उदाहरण इसके जैसे धातुओं के जो है कि धातुओं को ही पहले देख लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी, पीतल, ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, कांसा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, यानी धातुओं के जो भी धातु होते हैं वो सभी द्रव्यवाचक में गिने जाते हैं। जैसे गेहूं, मापतौल वाली चीजें, गेहूं, गेहूं, चावल, अनाज, गेहूं, चावल, अनाज, मटर, आलू, प्याज, ये सभी आ जाएंगे इसमें, है ना। गैस, गैस भी आ जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यदि गैसों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस में आते हैं, मतलब कौन सी संज्ञा होती है, तो आप बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे द्रव में देख लेते हैं, द्रव में घी, तेल, घी, तेल, तेजाब, पेट्रोल, घी, तेल, तेजाब, पेट्रोल, डीजल, पानी, माठा, छाछ, ठीक है, आदि शब्द, ये सभी आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, ये सभी आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। चलिए फटाफट लिख लीजिए। फटाफट लिखने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट संज्ञा की ओर, नेक्स्ट और लास्ट संज्ञा की ओर। चलिए देख लिया जाए, लास्ट भेदों को भी देख लिया जाए। लास्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी बहुत ही आसान है, भाववाचक संज्ञा बहुत ही सरल है, इसको बस समझ लीजिए। समझेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? तो हम आपको बस एक चीज बता रहे हैं, आप आराम से समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। इसके जितने भी उदाहरण आते हैं आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। वो सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा में जाते हैं, सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा में जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे, कंप्यूटर पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, तो आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि जिसको हम छू कर बना बिगाड़ सकते हैं, जिसको हम छू कर बना बिगाड़ सकते हैं उन्हें ही हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं,
है ना, केवल देख सकते हैं, जिन्हें छू नहीं सकते उन्हें ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वैसे ही भाववाचक संज्ञा होती है, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए इसके परिभाषा को देख लेते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है, देखिएगा कि शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या के वस्तु के गुण धर्म गुण गुण धर्म एवं दशा आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। केवल उदाहरण को देख लिया जाता है। जब हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, जब हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण के, है ना, क्रिया विशेषण के जितने भी भेद होते हैं, और एक विशेषण जब हम लोग पढ़ेंगे तो विशेषण में, हाँ, विशेषण भी जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी हम आपको कहीं न कहीं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को दिखाएंगे। आप टेंशन मुक्त रहिए, बस यहाँ पर उदाहरण को समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है और कौन कौन से उदाहरण कहाँ पर भी यूज किए जाते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। क्या बोले हैं कि ऐसे शब्द या ऐसे उदाहरण इसमें आते हैं जिनको आप छू सकते हो नहीं, आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हो और फील कर सकते हो, केवल देख सकते हो और फील कर सकते हो। जैसे सुख दुख, जैसे सुख दुख, सुख दुख, बुढ़ापा बचपन, हंसी, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या को देख सकते हो, छू सकते हो भैया, ईर्ष्या को देख सकते हो कि आपसे यदि कोई ईर्ष्या कर रहा है तो आप उसको देख सकते हो, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा अलग रहता है, और जो है कि अंदर से आग लगी रहती है ना। तो कहीं न कहीं ईर्ष्या को आप देख सकते हो, उसके चेहरे के रिएक्शन को आप देखकर अनुमान लगा सकते हो, लेकिन क्या ईर्ष्या को छू सकते हो, नहीं छू सकते। वैसे शब्द किस में जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। गुस्सा, ईर्ष्या, मोह माया, सुख दुख, बुढ़ापा बचपन, हंसी क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, मोह माया, ममता, है ना, ममता को प्रत्यय लगाकर भी बना दिया जाता है ममत्व, और जो है कि गुरुत्व और वीरता आदि शब्द ये किस में जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। किस में जाएंगे भैया, भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। अभी जो है कि थोड़ा कह सकते हैं कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें छुटी हुई है, हम आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग थोड़ा सा जो है कि हमारे चैनल को प्रमोट करने की कोशिश किया करिए, यानी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।